नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कमिटीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का 4 गो चार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये 5वां चार्ट है जहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कमिटी बनाया गया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? कंपनी को अच्छे से चलाना। तो कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए बहुत लोग अपना बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया है, समझे। तो अलग अलग कमिटी बनाया गया, जो कमिटी अपना अपना रिकमेंडेशन दिया। और वो रिकमेंडेशन के हिसाब से वो लोग का कहना था कि अगर देखिए हमारे कमिटी का ये रिकमेंडेशन आप मान लेंगे तो फ्रॉड नहीं होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो पाएगा। इस तरह से हिस्ट्री में, यानी कि पुराने जमाने से लेकर के अभी तक बहुत सारा कमिटीज बनाया गया है। तो जो कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 3-4 कमिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहें कि पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल भी आपसे पूछ सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंस में भी, मैनेजमेंट में भी। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा मैनेजमेंट का सीरीज चल रहा है, जिसका चार्ट नंबर 26 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पूरा मैनेजमेंट का फुल कोर्स मैं लेकर के आया हूँ चार्ट के फॉर्मेट में। तो अभी जो है चार्ट नंबर 26 है, वीडियो नंबर 25 है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम लोग देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कौन कौन सा कमिटीज बनाया गया था। ठीक है, इजीली समझेंगे, आपको याद कराने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। मजेदार वीडियो है, एंड तक देखिएगा जरूर। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप लाइक करते हैं तभी ये वीडियोस दूसरों तक रिकमेंड होता है, तब मेरे वीडियो में व्यूज आता है। अदरवाइज 60-50 इतना व्यूज में तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप इतना सा मेरे लिए कर दीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है ना, उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला वीडियो में देखा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। इसका बेसिक ओवरव्यू समझा था और बहुत अच्छे से समझा था। फिर प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं वो हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से फर्क पड़ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या बेनिफिट्स है वो देखे, मेजर स्कैम क्या क्या हुआ था वो देखे हम लोग, फिर चैलेंजेस भी हम लोग देखे। फिर अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कौन कौन सा मैकेनिज्म है और कंट्रोल है। फिर हम लोग देखे कि कौन कौन सा थ्योरीज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जिसमें कि हम लोगों ने एजेंसी थ्योरी देखा, ठीक है, स्टेवर्डशिप थ्योरी देखा, स्टेक होल्डर थ्योरी देखा, पॉलिटिकल थ्योरी देखा, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी देखा और ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी देखा। फिर हम लोग देखें कि कौन कौन सा मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, एक तो है एंग्लो यूएस मॉडल, जर्मन मॉडल और जापानीज मॉडल। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं कमिटीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें हम लोग कैडबरी कमिटी देखेंगे, ओईसीडी प्रिंसिपल्स देखेंगे, सर्वनेस ऑक्सले एक्ट देखेंगे। फिर ये तो था हमारा विदेशों का कमिटी। फिर इंडिया का कमिटी 3 गो है, वो हम लोग देखेंगे, बिरला कमिटी, उसके बाद नरेश चंद्र कमिटी और नारायण मूर्ति कमिटी। ठीक है, तो इस चार्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन याद हो जाएगा आपको ये भी मैं मानता हूँ। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दिया जाए। सबसे पहले कैडबरी चॉकलेट से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए कुछ शुरू होने से पहले मीठा हो जाए। तो कैडबरी डेयरी मिल्क लाया जाए प्लीज। हमारे देश में और पूरे दुनिया में कैडबरी जानते कब खिलाया था? पूरे दुनिया में कैडबरी खिला दिया था और लूट लाट के लेके चला गया था। 1991 का कहानी तो आप जानते हैं। गड़बड़ ही गड़बड़, गड़बड़ ही गड़बड़, हमारे देश में भी गड़बड़। और 1991-92 में आप देखे होंगे कि स्कैम आया था, स्कैम 1992। तो ये जो समय था ना, बड़ा ही अजीब समय था। इसमें सब एक दूसरे का चॉकलेट खिला रहा था, चॉकलेट खाओ और तुमको लूट लेंगे, चॉकलेट खाओ और तुमको लूट लेंगे समझे। ये तो चॉकलेट का दिवस था। इसीलिए 1991 में ये कैडबरी कमिटी भी आया, समझे। ये कैडबरी कमिटी बताएगी देखो कंपनी को बढ़िया से चलाना है ना, तो ये चॉकलेट खाओ और मेरा बात सुनो, समझे। तो कंपनी को बढ़िया से चलाना है तो सबसे पहले एक आदमी लॉलीपॉप दिया, कैडबरी दिया, समझे। तो 1991 में ये कमिटी बना था। ये अभी जो हम लोग कमिटी देख रहे हैं ना, पहला 3 कमिटी, कैडबरी कमिटी, ओईसीडी प्रिंसिपल और सार्वनेस ऑक्सले एक्ट, ये 3 चीजें इंडिया का नहीं है, समझे। ये है फिरंगी। तो फिरंगी वाला अभी हम लोग कमिटी देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग देसी कमिटी। ठीक है, तो कैडबरी कमिटी चॉकलेट खिला खिला करके समझाया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से हैंडल करना है, समझे। तो ये 1991 में आया था कैडबरी कमिटी। इसको लाने वाला कौन था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और अकाउंटिंग प्रोफेशन, ये 3 मिल करके इसको लाया था। ठीक है,
कैडबरी कमेटी को। ये भी आप देख लेना कि कौन कौन लाया था, इसको याद करना उतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन याद। अब देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन दिया ये कैडबरी कमेटी। तो बोलता है कि देखो, सीईओ और चेयरमैन ये दोनों का रोल्स डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक सीईओ है, वो जो काम करता है चेयरमैन भी वही काम करेगा, समझे। तो जैसे कि देखिए क्या है, सीईओ कौन होता है और चेयरमैन कौन होता है, पहले ये जान लीजिए, समझे। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड मेंबर है, समझे, बोर्ड कमेटी है, बोर्ड मेंबर है, मान लीजिए 5 बोर्ड मेंबर है, तो इसका एक चेयरमैन होता है, समझे। तो ये चेयरमैन का कुछ काम रहेगा। उसके बाद एक सीईओ होता है कंपनी में, जो पूरा कंपनी का ऑपरेशन को ध्यान देता है, समझे। तो ये रिकमेंड करता है कि देखो, सीईओ जो है और चेयरमैन जो है, ये दोनों का रोल डिफरेंट होना चाहिए। एक ही रोल दोनों को दे देगा तो दोनों बोलेगा कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, सब आपस में करने लगेगा, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, करते करते कोई काम होगा ही नहीं, समझे। इसीलिए सीईओ और चेयरमैन का रोल डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का काम डिफरेंट होना चाहिए। चेयरमैन का वही काम रहता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रहता है, समझे। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम रहता है, उसको हैंडल कौन करता है, चेयरमैन ही तो करेगा ना। चेयरमैन हेड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तो यही सब कुछ देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन लाना है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन चेयरमैन लेकर के आएगा। मतलब चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा, लाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी बादशाह अभी चेयरमैन बना हुआ है, समझे। तो कुछ कुछ काम ऐसे होंगे जो चेयरमैन करेगा और कुछ कुछ काम ऐसे होंगे जो सीईओ करेगा। इससे क्या होगा, काम डिवाइड भी हो पाएगा और काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगा, समझे। तो इसीलिए पहला रिकमेंडेशन यही दिया कि चेयरमैन और सीईओ का जो भी रोल है उसको सेपरेट कर दिया जाए। फिर बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो बोर्ड है, समझे, जो बोर्ड है, उस बोर्ड में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहना ही चाहिए मिनिमम। देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो बोर्ड है इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टर रहता है, समझे। मान लीजिए डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, तो डायरेक्टर 4 है, ठीक है। तो ये 2 डायरेक्टर जो है और एक है डायरेक्टर 0, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये जो 2 डायरेक्टर है, डायरेक्टर 3 एंड डायरेक्टर 4, ये जो है वो कंपनी के साथ ही काम कर रहा है शुरुआत से, समझे। और ये कंपनी के साथ ही काम करता है, कंपनी के हित के बारे में सोचता है, और कंपनी का जो मालिक है ना, उसके साथ इसका गहन रिश्ता है, क्योंकि इतना साल से काम कर रहा है, ठीक है। तो कंपनी का मालिक ही इसको मालिक बना दिया है, डायरेक्टर बना दिया है। तो कंपनी का जो मालिक है वही डायरेक्टर बना दिया है, तो ये क्या कभी भी कंपनी का मालिक का बुराई करेगा? नहीं करेगा। अगर कंपनी का मालिक गलत भी कर रहा होगा ना, ये लोग बोलेगा हाँ सर आप ठीक ही कर रहे हैं, हाँ सर आप ठीक ही कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम कर ही नहीं रहे हैं, आप जो बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा, समझे। इसीलिए ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा करके, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये टेंशन देख करके कि ये लोग क्या है कि अपना दिल का बात नहीं कहता है, क्या करता है, चापलूसी टाइप का करता है। इसीलिए कहा गया कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेके आना पड़ेगा, तो 3 को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाना पड़ेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर जो एग्जीक्यूट नहीं करता है। ऐसा कौन डायरेक्टर होगा जो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, जो काम ही नहीं करेगा? तो जिसके पास बहुत नॉलेज है वैसा आदमी को पकड़ कर लाइए और बोले कि आप मेरे कंपनी में डायरेक्टर बन जाइए, आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो वो बोलेगा तब क्या करना पड़ेगा? तो आप भाषण दीजिए, क्योंकि आप हमको गाइड करिए, आप गाइड करिएगा, अपना एक्सपीरियंस से जो भी लेकर के आए हैं वो एक्सपीरियंस आज हम लोग को समझाइएगा, तो उसमें हम लोग डिसीजन लेंगे। तो आप एग्जीक्यूट नहीं करिएगा, लेकिन हम लोग को गाइड करिएगा। तो इसको ही बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऐसा डायरेक्टर जो एग्जीक्यूट नहीं करता है, हमको इनपुट देता है या फिर कोई सजेशन देता है या रिकमेंडेशन देता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो कंपनी चलाता है, जो कंपनी चलाने का एकदम भार लेके बैठा है, उस बोर्ड में 3-4 को डायरेक्टर ऐसा रहना चाहिए जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव हो, जो कि किसी का पक्ष में नहीं हो, वो अपना दिमाग लगाए और तब वो बोले। अगर इसी बोर्ड में 2 को मालिक भी है और 2 मालिक बोल रहा है कि नहीं हमको तो लग रहा है यही काम करना चाहिए, तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, वो बोल देगा अश्नीर ग्रोवर के जैसा कि डूब जाएगा, मत करो नहीं तो डूब जाएगा, पागल वगल है क्या, ये काम क्यों कर रहा है, ये काम तुमको करना ही नहीं चाहिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी एकदम गलत है, समझे। तो यहाँ पर क्या होगा कि तब कंपनी का मालिक बोलेगा तब सर आप ही बताइए, अगर ये गलत है तो आपके हिसाब से क्या रहेगा सही। तो वो बोलेगा देखो हम रिलायंस कंपनी में बहुत दिन काम किए हैं और इन्फोसिस में कंपनी में भी बहुत दिन काम किए हैं, मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी बेटर रहेगा, अब तुम लोग का मर्जी, तुम लोग मानो चाहे नहीं मानो, समझे। तो ये जो इंपॉर्टेंट इनपुट दिया, ये कौन दिया? डायरेक्टर ही तो दिया। और वो भी कौन डायरेक्टर दिया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का तो इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो मालिक के अगेंस्ट जा पाए,
समझे। इसीलिए ये रिकमेंड कर रहा है कि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, उसमें कम से कम 3 को आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखिएगा। समझे, ये दूसरा रिकमेंडेशन था इसका। फिर बोलता है कि ऑडिट कमिटी बना लो रे भाई, समझे, और उसमें भी इंडिपेंडेंट मेंबर रखो। ठीक है, बोलता ऑडिट कमिटी बना लो। ऑडिट कमिटी से क्या होगा, कंपनी में एक कमिटी बनाओ, ठीक है। वो कमिटी क्या करेगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सबको चेक करेगा कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई एम्प्लॉय फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, हाँ, तो वो चेक करेगा। तो ऑडिट कमिटी एक बना लो, ठीक है। फिर बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है। तो ये 4 रिकमेंडेशन दिया। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, बोलता है कि सीईओ और चेयरमैन का अलग अलग रोल होना चाहिए। बोर्ड में 3 मिनिमम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, ऑडिट कमिटी होना चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छा रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, सिंपल है, समझे। तो ये हो गया कैडबरी कमेटी। हाथ में चॉकलेट दे करके बोला 4 काम करो, सीईओ और चेयरमैन का रोल को सेपरेट कर दो, फिर बोर्ड में 3 को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ला दो, एक ऑडिट कमेटी बना दो, बस। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत अच्छा काम करता है, उन लोग का रोल बहुत अच्छा है, तो उसको ध्यान से काम करने बोलो, बस चिल। कैडबरी कमेटी हो गया, चॉकलेट खिला के आपको बोल दिया। चॉकलेट बढ़िया कहाँ मिलता है, लंदन में, इसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल और अकाउंटिंग प्रोफेसर ने मिलकर के ये कमेटी बनाया था, जो कि रिकमेंडेशन दिया ये 4। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं ओईसीडी प्रिंसिपल। ये तो बड़ा मजेदार है, समझे, ये तो मैं आपको एकदम मस्त कहानी से समझाऊंगा, ठीक है। आई होप आपने अभी तक पंचायत सीरीज देख लिया है, देखा कि नहीं अभी सीजन 3? अगर आपने देख लिया है तो बड़ा मजा आएगा, पर अगर आपने नहीं देखा है तो जब तक ओईसीडी प्रिंसिपल बता रहा हूं तब तक फिर आप लोग आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, ठीक है, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर ओईसीडी प्रिंसिपल को मैं आप समझा रहा हूँ। 1991 में तो कैडबरी कमेटी आया, उसके बाद ओईसीडी प्रिंसिपल आया, समझे। ये क्या क्या प्रिंसिपल में क्या क्या कह रहा था वो देखते हैं हम लोग। पहले कहता है कि शेयर होल्डर का राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि मतलब सारा शेयर होल्डर्स, चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर मेजोरिटी हो, उन सब को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं उसको बढ़िया से डिस्क्लोज करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो बोर्ड है उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किसके प्रति, स्टेक होल्डर के प्रति, समझे। उसके बाद ऑडिटिंग करना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया, 6 गो कह सकते हैं इसको, 6 गो रिकमेंडेशन दिया गया, ठीक है। इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, अब मैं पंचायत का आपको सीन याद दिलाता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि पंचायत सीजन 3 में अभी बात चल रहा है कि पीएम आवास योजना किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, समझे। तो पीएम आवास योजना सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो गरीब है जो अमीर है सबके लिए इंपॉर्टेंट है गांव में, है ना। तो पीएम आवास योजना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर का राइट्स इंपॉर्टेंट है। ये जो बनराकस है ना, देख रहा है ना विनोद, वो जो बोलता नहीं है, वो जो आदमी है उसको बनराकस कहते हैं ना तो वो बनराकस क्या कहता है कि पीएम आवास योजना सबको जरूरत है, तुमको भी जरूरत है विनोद, और तुमको भी जरूरत है, सबको जरूरत है। तो वो क्या कह रहा है कि शेयर होल्डर का राइट इंपॉर्टेंट है। बनराकस को देखे ना, वो कभी कभी ऐसा बोलता है ना कि चुप रहने से नहीं होगा विनोद, बोलना पड़ेगा, समझे। तो शेयर होल्डर का राइट इंपॉर्टेंट है। वो पहले कहता है शेयर होल्डर का राइट इंपॉर्टेंट है, हम लोग को आवास योजना मिलना चाहिए। उसके बाद आवास योजना में पूरब पश्चिम करता है, जितना घर पूरब फुलेरा नाम का जगह है ना, तो जितना घर फुलेरा का पश्चिम में मिला है उतना ही पूरब में भी मिलना चाहिए तो चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर मेजोरिटी हो, सब जगह ही आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पीएम आवास योजना। तो इसीलिए कहता है कि शेयर होल्डर चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है, बनराकस मीटिंग बुलाता है, समझे। अब वो करता है मीटिंग, मीटिंग खेलता है, मीटिंग मीटिंग, उसमें सबको बुलाता है, सब आदमी को बुलाता है और बोलता है कि बोलिए पूरब और पश्चिम में इक्वली बंटना चाहिए था कि नहीं बंटना चाहिए था आवास योजना, अगर नहीं बटा है तो गड़बड़ नहीं है, बताइए आप लोग सब बताइए। मीटिंग में सबसे पूछता है वो। तो ये क्या करता है, जो भी स्टेक होल्डर्स वहां पर आए हुए रहते हैं उन सब से बात करता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल को दर्शाता है। उसके बाद बोलता है कि ठीक है
आप तो पूरा पश्चिम में ऐसा गड़बड़ कर दिए प्रधान जी, अब हमको ये बताइए कि आप जो रोड नहीं बना रहे हैं वो रोड क्यों नहीं बन रहा है, रोड क्यों नहीं बन सकता आप बताइए, ऐसे करके पूछता है। तो क्या बोल रहा है कि डिस्क्लोज करिए ना, क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंट तो रहिए, वो ऐसे कह रहा है, समझे। उसके बाद फिर बोलता है कि ऐसा ऐसा करिए, ऐसा बोल देता है। उससे प्रधान जी को टेंशन आ जाता है। क्यों टेंशन आ जाता है? क्योंकि प्रधान का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड बनाना, और सबको बोल करके गया कि रोड नहीं बनाते हैं, तो प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड बनाना। अब प्रधान जी सोच रहे हैं कि यार क्या करेंगे, रोड तो नहीं बना सकते हैं, क्या करेंगे, टेंशन में आ गए हैं। तो ये बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधान जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर। जो भी वहां पर गांव वासी है उसका जो भी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधान जी का ना। और अंत में नॉन बाइस्ड ऑडिटिंग करना होता है, ठीक है। तो इतना में आपको समझ में आया कि बनराकस नाम से आप याद कर सकते हैं ओईसीडी प्रिंसिपल को। बनराकस कहता है कि बोलना पड़ेगा विनोद, नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि पूरब और पश्चिम में इक्वल ना बंटना चाहिए घर, आधा आधा क्यों, आधा से ज्यादा क्यों बढ़ता है, इसमें निष्पक्ष बंटना चाहिए ना। उसके बाद फिर वो जाता है और मीटिंग बिठाता है, खेलता है मीटिंग मीटिंग, जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स आए हुए रहते हैं। उसको बताता है कि बोलिए आप लोग को बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, यहाँ प्रधान जी गड़बड़ कर रहे हैं। वो जितना स्टेक होल्डर है सबका इंपॉर्टेंट रोल को निकाल देता है। फिर बोलता है कि चलिए ठीक है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, रोड क्यों नहीं बन रहा है, रोड तो बनना चाहिए, बताइए प्रधान जी रोड क्यों नहीं बना रहे हैं, कब तक बनेगा। तो वो बोलता है कि डिस्क्लोज करो, ट्रांसपेरेंट रहो, समझे। अब प्रधान जी टेंशन में आ जाते हैं, अरे ससुरी क्या करे, समझे। तो क्या होता है, जो बोर्ड है उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि हमको तो स्टेक होल्डर के लिए रोड बनाना पड़ेगा, हम कैसे बनाएं, समझे। और फिर लास्ट में नॉन बाइज्ड ऑडिटिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये है ओईसीडी प्रिंसिपल, आपको याद रहा। और एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। शेयर होल्डर का राइट इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर का इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझे, नोट्स टू अकाउंट, ये सब का डिस्क्लोजर बढ़िया से होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। जो बोर्ड है, जो कंपनी का मालिक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए स्टेक होल्डर के प्रति, और जो ऑडिट होगा उसमें बायसनेस नहीं रहना चाहिए, ठीक? तो ये था ओईसीडी प्रिंसिपल। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सार्बनेस ऑक्सले एक्ट। देखिए ये सार्बनेस ऑक्सले एक्ट लाया गया था, बहुत स्कैम हो रहा था, समझे। तो वो स्कैम को देखते हुए ये एक्ट लाया गया। स्कैम बेसिकली क्यों हो रहा था, बहुत सारा कंपनी ना क्या कर रहा था, मतलब एक तो इंडिया का बात नहीं है ये, विदेश का बात है। तो विदेश में क्या हुआ था कि बहुत सारा कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना घपला करता था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखा देता था कि मेरा तो 1000 करोड़ का एसेट है, ये देख करके कंपनी का वैल्यू बढ़ जाता था, और कंपनी का वैल्यू बढ़ जाता था तो उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता था, और इसकी वजह से स्कैम हो जाता था। यही स्कैम इंडिया में भी हुआ था वैसे। यही स्कैम की वजह से परेशान हो गया सब कोई, बोला कि यार ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, ये बढ़िया से मार्केट में आता ही नहीं है। अब बढ़िया से मार्केट में नहीं आता है तो स्कैम हो जाता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्ट जो मार्केट में आ रहा है ना, ये बढ़िया आना चाहिए, सच आना चाहिए, सच्चाई के साथ आना चाहिए, फ्रॉड वाला चीज नहीं आना चाहिए। तो सच्चाई से लाने के लिए ये एक्ट बनाया गया, समझे। तो ये एक्ट लाया गया। अब देखिए ये एक्ट लाने के लिए 3 प्रोविजन लाया गया है। इस एक्ट के अंदर 3 प्रोविजन लाया गया। सबसे पहले बताया गया कि ओवरसाइट करेंगे, मतलब ऊपर से सुपरवाइज करेंगे कि क्या सही हो रहा है या क्या सही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ठीक है, पीसीएओबी, ये बोर्ड बनाया गया। फिर बोला कि ऑडिट में हम लोग स्ट्रिक्ट लाएंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट मार्केट में जा रहा है तो इसका मतलब बढ़िया से ऑडिट नहीं हो रहा है, तभी ना बढ़िया से मार्केट में नहीं आ पा रहा है, मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन आ जा रहा है। तो मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन ना आए उससे पहले ऑडिट एक बार होना चाहिए। एक बार जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको चेक करने वाला कोई आदमी होना चाहिए। तो उसके लिए ऑडिट के लिए बहुत सारा काम लाया गया। सबसे पहले बोला गया कि ऑडिट कमेटी बनाना चाहिए। ये बोला कि जो भी ऑडिट करता है ना उसका रोटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि 25 साल से एक ही आदमी ऑडिट कर रहा है, तो 25 साल से अगर एक ही आदमी ऑडिट करेगा तो वो तो रिलेशनशिप बना लेगा, ठीक है, और बोलेगा कि अरे 25 साल से हम आपका काम कर रहे हैं, आपको गलत बात थोड़ी बताएंगे हम मार्केट में, नहीं नहीं हम बचा लेंगे आपको, ठीक है। तो वहां पर ऑडिट होगा बढ़िया से, ऑडिट बढ़िया से नहीं होगा। इसीलिए ये प्रोविजन कहता है कि ऑडिट पार्टनर को चेंज होते रहना पड़ेगा।
जो ऑडिट आपका करता है ना, उसको चेंज करते रहिए। ये नहीं कि एक ही ऑडिट पार्टनर पकड़े हैं और 1000 साल से वही कर रहा है ऑडिट, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बोलता है प्रोविजन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विसेज। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऑडिटर है, हम आपका कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं और हम ही आपको सप्लाई भी करते हैं कुछ रॉ मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, हम आपका गलती निकालेंगे? आप कभी भी आपका गलती नहीं निकालेंगे। हम तो चाहेंगे कि आपका बिजनेस ग्रो हो ताकि मेरा भी रॉ मटेरियल बिके, समझे? तो इसीलिए कहता है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो कुछ कुछ सर्विसेज आपको देना ही नहीं चाहिए कंपनी को। तो यहां पर जैसे कि हम उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला एक्ट बोलेगा कि तुम रॉ मटेरियल सप्लाई करता है तो ये सर्विसेज तुमको करना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम ऑडिट कर रहा है। या तो ऑडिट करो या तो ये सर्विस करो। तो इसीलिए इस एक्ट में बहुत सारा सर्विसेज बताया गया जो सर्विसेज आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक ऑडिट पार्टनर हैं, अगर आप ऑडिट करने के लिए गए हैं। ठीक है, यही यहाँ पर कहता है प्रोविजन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विसेज। फिर है इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ऑन ऑडिट। तो कभी कभी क्या होता है जब आदमी ऑडिट करने जाता है ना तो उसको एकदम राजा वाला फीलिंग आता है। रीजन ये है कि जिसका भी ऑडिट करने गया है ना वो उसका पैर छुएगा, बढ़िया रिपोर्ट दे दीजिएगा मालिक, आपको क्या चाहिए बोलिए, क्या चाहिए, लस्सी पीना है फटाक से लेके आते हैं, पिज्जा खाना है फटाक से लेके आते हैं। तो ये क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये सरकार आप हमको अच्छा रिपोर्ट दीजिए। तो ये इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए भी यहाँ पर प्रोविजन लेकर के आया। फिर कहा कि सीईओ या फिर सीएफओ ये क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफर्म करेगा, मतलब कि सर्टिफाई करेगा कि ये लोग देखा है, समझे? जो रिपोर्ट आया ऑडिटर ऑडिट कर लिया, उसके बाद जो सीईओ है सीएफओ है वो साइन कर देगा कि हाँ मैंने भी देखा है, मेरे हिसाब से भी सब सही है। तो ये जब साइन कर देगा तो सीईओ और सीएफओ पे भी एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, है ना? इसीलिए ये 3 काम किया गया। ऑडिट किया गया, मतलब ऑडिट के लिए कुछ कुछ काम किया गया, जैसे ऑडिट कमिटी आया, ऑडिट पार्टनर को रोटेशन करवाया गया, फिर जो ऑडिट करता है उसको कौन कौन सा सर्विसेज नहीं करना है वो बताया गया। उसके बाद ऑडिट में जो इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस होता है उसको हटाने के लिए भी कुछ नियम लाया गया। फिर एक ओवरसाइट बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। फिर सीईओ और सीएफओ को कहा गया कि तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफर्म करना, मतलब अटेस्ट करना कहीं ना कहीं, है ना? तो ये देखिए विदेशों वाला तीनों चीज हम लोगों ने देख लिया। विदेश में जो जो कमेटी आया था वो कमेटी हम लोगों ने देख लिया। अब इंडिया में 3 कमेटी है, ये 3 कमेटी को देख लेते हैं। तो इंडिया में सबसे अच्छा या फिर सबसे मेजर जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा वो कमेटी है केएम बिरला कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको 1 मिनट टाइम दीजिए, हम अपना लैपटॉप में चार्ज लगा लेते हैं। जी, हमारे यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कैसा प्रॉब्लम है बताइएगा। तो चलिए ठीक है गाइस, आ गए हमें। अब हम लोग केएम बिरला कमेटी को देखेंगे और क्लॉज 49 क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो केएम बिरला कमेटी यानी कि कुमार मंगलम बिरला कमेटी क्या है, समझे? ठीक है, तो जिस तरह से कैडबरी कमेटी 1991 में कुछ कमेटी बनाया है ना, जैसे हम लोग देखें कि कैडबरी कमेटी कब बना था 1991 में। उस समय इतना ही प्रॉब्लम चल रहा था कि सब अपना कमेटी बना रहा था। तो जैसे विदेश वाला अपना कमेटी बनाया था कैडबरी कमेटी, इंडिया वाला भी अपना कमेटी बनाया केएम बिरला कमेटी, समझे? तब सेबी ने एक कमेटी बनाया, सेबी ने अपना एक बोर्ड मेंबर को उठाया जिसका नाम था कुमार मंगलम बिरला, और उनको कहा कि देखो भाई अपना एक कमेटी बनाओ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, उसमें जो भी तुम्हारा रिकमेंडेशन रहेगा वो रिकमेंडेशन हम बोलेंगे सबको फॉलो करने के लिए। तो सेबी 1991 में क्या किया, एक कमेटी बनाया, किसके अंदर, कुमार मंगलम बिरला के अंदर, जो कि एक सेबी बोर्ड मेंबर थे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया, कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशन दिया जो कि मानने ही पड़ेंगे सारे कंपनीज को, और कुछ नॉन मैंडेटरी था जो कि मानने तो नहीं पड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर मान लोगे तो अच्छा रहेगा, समझे? तो मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी दोनों रिकमेंडेशन दिए। हम लोग मैंडेटरी रिकमेंडेशन देखेंगे, समझे? क्योंकि ये सबसे पहला कमिटी बनाया गया है हमारे भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, इसीलिए ये मैंडेटरी रिकमेंडेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि देखो जो मैं यहाँ पर रूल्स लेकर के आ रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ रिकमेंडेशन लेकर के आ रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन जो है ये उन लिस्टेड कंपनीज के लिए है जिसका कैपिटल जो 3 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो। ठीक है, लिस्टेड कंपनी का मतलब वो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया हुआ है। बहुत सारा कंपनीज है पूरा देश में
मेरा भी एक कंपनी है, मेरा दोस्त का कंपनी है, समझे, उसका एक केक का कंपनी है, किसी का रेंट का कंपनी है, किसी का एजुकेशन कंपनी है। कंपनी तो हमारे देश में बहुत है, लेकिन वही कंपनी पे ये लागू होगा जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया हुआ है, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, है ना, उसके बाद रिलायंस, ये सब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ये लिस्टेड कंपनी लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन है, और उनमें से भी वो लोग के लिए जिनका पेड अप शेयर कैपिटल या फिर मान लीजिए कि कैपिटल ही 3 करोड़ या इससे ज्यादा है। 3 करोड़ ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, समझे। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा इस सोच करके जिसका कैपिटल 3 करोड़ से ज्यादा है वही काम बिगाड़ सकता है, इसीलिए उन लोगों पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये रूल्स, ये रिकमेंडेशन मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो ये पहला बात, समझे। अब रूल्स जो लेकर के आए उसमें बोले कि साला आदमी लोग यहाँ दारू पी करके घुरते रहता है, तो अभी इसको ठीक करना पड़ेगा। तो एक बार सेट कर दिए, क्या कर दिए, एक बार सेट कर दिए, जिसमें कि इस बार के ऊपर जो रहेगा वही अच्छा रहेगा, बार के नीचे जो रहेगा वो खराब रहेगा, समझे। तो बार लेकर के आए, बार में हम लोग समझते हैं बार को किस तरह से याद करना है। तब बार के थ्रू हम लोग जानेंगे कि क्या क्या रूल्स आया था, समझे। ये बार जो है वो मैंने खुद ही डाल दिया है, समझे। जो रिकमेंडेशन है वो ये सब रिकमेंडेशन है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बांट दिया है बार में ताकि आपको याद रहे। चलिए, बी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं ना, तो बी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव भी रहना चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव भी रहना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी कभी क्या होता है कि वो बायस हो जाता है, समझे, वो अपना जो मालिक है उसका जी हजूरी करने लगता है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहना चाहिए। ये बात बिरला साहब भी कह रहे हैं, समझे। मतलब बिरला साहब का जो कमेटी है वो भी कह रहे हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहना चाहिए और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहना चाहिए। फिर जो डायरेक्टर रहेगा वो मेंबर नहीं होना चाहिए 10 से ज्यादा कमेटी का, समझे। जो डायरेक्टर रहेगा वो डायरेक्टर मेंबर नहीं रहना चाहिए ऑफ मोर देन 10 कमिटीज, और वो चेयरमैन नहीं होना चाहिए मोर देन 5 कमिटीज, समझे। उसके बाद कहा कि बोर्ड में तो आदमी लोग आ गया, बोर्ड में तो आदमी लोग आ गया, उसका मेंबर लोग आ गया, तो अब तो मीटिंग करना पड़ेगा ना। तो करिए मीटिंग, मीटिंग खेलिए मीटिंग, मीटिंग, लेकिन साल में मिनिमम 4 का मीटिंग तो करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम 4 मंथ का ही गैप ले सकते हैं, उससे ज्यादा दिन का आप गैप नहीं ले सकते हैं। तो मीटिंग में करते रहिए, 4 गो मीटिंग करते रहिए, कम से कम 4 गो मीटिंग करते रहिए, समझे। तो 4 गो मीटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा साल में, और वो 4 गो मीटिंग जो है कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं होना चाहिए जिसमें कि 4 मंथ या 5 मंथ का गैप आ जाए। क्यों? 4 मंथ का गैप आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगा बहुत बड़ा, उसका रीजन आप सुनिए। जो बोर्ड मीटिंग होता है ना, वहां क्या होता है, बोर्ड डायरेक्टर लोग मिलता है और बोलता है कि आगे हमको कंपनी में क्या क्या डिसीजन लेना है, आगे हमको क्या क्या काम करना है। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी में 6 मंथ से ज्यादा तक कोई बोर्ड मीटिंग हुआ ही नहीं है, तो जो कंपनी को हैंडल करता है वो लोग आपस में मिला ही नहीं है, कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, तो कंपनी में कुछ फ्रॉड चल रहा होगा, तो कंपनी के अंदर में ही कोई इंप्लॉई लोग गड़बड़ कर लिया हो, तो प्रॉब्लम कर लिया, तो इसीलिए देखने के लिए, सब चीज हैंडल करने के लिए मीटिंग मीटिंग खेलना पड़ता है, और ज्यादा दिन ना हो जाए इसीलिए यहाँ पर लिमिट लगा दिया गया कि 4 मंथ का गैप मैक्सिमम रहना चाहिए, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कोई 2 मीटिंग के बीच में, और मीटिंग मिनिमम तो 4 को करना ही चाहिए, तो 4 को तो करना ही पड़ेगा तुमको। तो 3 चीज हम लोगों ने देखा, अरे भाई सर, 3 चीज हम लोगों ने देखा, बोर्ड मीटिंग देख लिया, डायरेक्टर मेंबर नहीं होना चाहिए 10 कमिटी से ज्यादा का, और चेयरमैन नहीं होना चाहिए 5 कमिटी से ज्यादा का, ठीक है। तो ये बार का हम लोगों ने बी देख लिया। अब बार का ए देखते हैं। बोला कि ऑडिट कमेटी बनाओ रे बाबा, पूरा दुनिया में अब बोल रहा है कि ऑडिट कमेटी बनाओ, और ऑडिट कमेटी में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, वही कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, समझे, क्योंकि वही इंडिपेंडेंट रहेगा ना, वो किसी का जुगजोरी करने के लिए आया नहीं है, तो वही इंडिपेंडेंट रहेगा। तो बोला कि ऑडिट कमेटी जो बनाएगा उसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से कि एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल लिटरेट हो, मतलब फाइनेंस के बारे में उसको नॉलेज हो, ये बैलेंस शीट, पीएनएल, इसको एनालाइज करना जानता हो, समझे। तो ऑडिट कमेटी बनाओ, और एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनाओ। रेम्यूनरेशन कमेटी क्या करेगा, ये बोलेगा कि किसको कितना पैसा मिलेगा,
समझे, किसका कितना सैलरी होगा, ये कमिटी बनाओ। तो 3 चीज, बार सेट कर दिया, कौन, कुमार मंगलम बिरला, बार सेट कर दिया। बी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ए से ऑडिट कमेटी और आर से रेमुनरेशन कमेटी। ठीक है, तो ये था के एम बिरला का कमेटी, और ये कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन था उसको ही सेबी लेकर के आया पूरा सबके लिए, तो उसको नाम दे दिया क्लॉज 49, क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। ये तो 1991 में जो लाया उसका ही बात कर रहा हूँ ना मैं, लेकिन अभी क्लॉज 49 में बहुत सारे चेंजेस आ गया है, बहुत नहीं लेकिन हाँ चेंजेस तो आया है, तो इसको भी हम लोग सेपरेट अभी पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी अपना क्लॉज 49 में ये सारा रूल्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक, ये हो गया कुमार मंगलम बिरला का ये कमिटी। अब हमारे देश में 2 और इंपॉर्टेंट कमिटी आया, नरेश चंद्र कमेटी और नारायण मूर्ति कमेटी। ठीक है, ये दोनों कमेटी का नाम आपको याद रहना चाहिए, और ये याद रहना चाहिए कि ये कमेटी को बनाया कौन था। जो नरेश चंद्र कमेटी था उसको बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और जो नारायण मूर्ति का कमेटी है उसको बनाया था सेबी ने। अब नरेश कौन होता है, नरेश होता है राजा। तो इसीलिए ऐसे याद कर सकते हैं कि नरेश चंद्र कमेटी कौन बनाया था, सरकार, राजा, तो सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया था। और नारायण मूर्ति, नारायण का मूर्ति कौन बनाएगा, नारायण का मूर्ति तो सेबी बनाएगा ना, समझे, जो सबसे हेड है वही ना बनाएगा, सेनापति बनाएगा तो सेबी बनाएगा। ठीक, तो बस यहाँ पर ये चार्ट मैंने आपको करा दिया कवर, ये बड़ा छोटा हो जाता है भैंसियां। 65 इज बेटर, चलिए अब इसको हम लोग समराइज करते हैं। ठीक है, फटाफटी हम लोग समराइज कर देंगे। देखिए ये सर्वनेस ऑक्सले एक्ट को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सर्वनेस ऑक्सले एक्ट, एस से हो गया स्कैम, स्कैम के वजह से आपने ओवरसाइट, ओ से ओवरसाइट, ओवरसाइट बोर्ड बनाया, उसके बाद ऑडिट कमिटी बनाया। समझे, तो ये हो गया आपका याद करने का ट्रिक। सर्वनेस ऑक्सले एक्ट, स्कैम के वजह से आपने ओवरसाइट बोर्ड बनाया और ऑडिट कमिटी बनाया 2002 में। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बोलना भूल गया था आपको। ठीक है, अब इसको हम लोग फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, क्या क्या हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन सा कमिटी है जो बनाया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा से होने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए। तो हम लोग समराइज करते हैं, कमिटीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारा रूल्स प्रोसीजर लाना था, तो ये रूल्स प्रोसीजर लाने के लिए बहुत सारा कमिटी बनाया गया हिस्ट्री में। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट कमिटी है वो सबको हम लोग को जान लेना जरूरी बनता है, समझे। तो पहले विदेशों का 3 कमिटी था, वो कमिटी का हम लोग देखेंगे। एक तो कैडबरी कमिटी, दूसरा ओईसीडी का प्रिंसिपल्स था, और तीसरा सर्वनेस ऑक्सले एक्ट 2002। तो ये 3 चीज हम लोग पहले देख लेते हैं, ये विदेशों का है, फिरंगी है, विलायती है, उसके बाद फिर हम लोग अपना देश का देखेंगे। तो कैडबरी कम्युनिटी 1991 में आया था, सबको लॉलीपॉप दिला दिया कैडबरी का, समझे। और इसको बनाने वाला कौन था, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि लंदन में लॉलीपॉप अच्छा मिलता है, समझे, और लंदन वाला ही बार बार हम लोग को लॉलीपॉप दे देता है। तो 1991 में ये लोग कैडबरी कमेटी बनाया, इसमें वो लोग 4 रिकमेंडेशन दिया। पहला रिकमेंडेशन बोला जो सीईओ है और चेयरमैन है इन लोग का रोल्स को सेपरेट करो। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें से कम 3 को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा में बोला गया कि ऑडिट कमेटी बनाओ, और चौथा में बोला गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, उसको अच्छे से काम करने के लिए बोलो। ये तो कैडबरी कमेटी बोला। ओईसीडी प्रिंसिपल के हिसाब से कहता है कि इसको याद कैसे हम लोग किए, बनराकस के हिसाब से, समझे। तो पंचायत सीजन 3 में हम लोगों ने कैसे देखा था कि देख रहा है विनोद, बोलना पड़ेगा, जब तक बोलेंगे नहीं तो ये लोग काम करेंगे नहीं। तो वो कह रहा था कि सारा शेयर होल्डर का राइट इंपॉर्टेंट है,
फिर वो कहने लगा कि फुलेरा का पूरब में और पश्चिम में आवास योजना बराबर में बंटना चाहिए, क्यों नहीं बांट रहे हैं प्रधान जी, समझे। तो यहाँ पर मतलब कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर और मेजोरिटी शेयर होल्डर दोनों का इक्वल इज्जत होना चाहिए, दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। माइनॉरिटी शेयर होल्डर वो होता है जिसका 10% से कम मालिकाना हक हो, 10% से कम वो मालिक हो, और ऐसा शेयर होल्डर जो 20% शेयर होल्डर है, 50% है, 60% है, जो 10% से ज्यादा शेयर होल्डर करता है उसको मेजोरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बनराकस पहले बोला कि देख रहा है ना विनोद, हम लोग को लड़ना पड़ेगा, हम लोग को बोलना पड़ेगा। फिर वही बनराकस गया और बोला कि पूरब में और पश्चिम में आवास योजना इक्वल बंटना चाहिए। फिर तीसरा वो क्या किया, मीटिंग बुलाया, मीटिंग में सारा स्टेक होल्डर को बुलाया, समझे, और सबको बोला कि बोलिए हम लोग का रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये जो आवास योजना ये जो आवास योजना में गड़बड़ किए हैं ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर वो क्या किया, जो भी स्टेक होल्डर है उसको इंपॉर्टेंट रोल समझाया। फिर उसके बाद वो बोला कि प्रधान जी आप रोड क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बन सकता है रोड, बन के दिखाइए, बना के दिखाइए, क्यों नहीं बन रहा है। तो वो चाह रहा था कि डिस्क्लोजर हो, जो ओरिजिनल रीजन है वो डिस्क्लोज हो। ये सुन करके प्रधान जी टेंशन में आ गए थे। प्रधान जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आया था कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेक होल्डर के लिए, है ना। उसके बाद नॉन बाइंड ऑडिटिंग हुआ, समझे। तो ये आप ओईसीडी प्रिंसिपल इस तरह से याद कर सकते हैं। सर्वनेस ऑक्सले एक्ट, इसको याद करने का सिंपल है ट्रिक। सर्वनेस मतलब स्कैम, ऑक्सले मतलब ओवरसाइट, समझ लीजिए। एस से सर्वनेस, एस से स्कैम। तो स्कैम की वजह से ओवरसाइट बोर्ड बनाया गया और ऑडिट कमेटी बनाया गया। अब सर्वनेस ऑक्सले एक्ट, बहुत सारा स्कैम हो रहा था, तो वो स्कैम को देखते हुए एक एक्ट लाया गया, सर्वनेस ऑक्सले एक्ट। तो स्कैम की वजह से एक्ट लाया गया। उसमें प्रोविजन जो था वो तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। तो वो जो प्रोविजन था उसको तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला ओवरसाइट, मतलब ऊपर से ओवरसाइटिंग करना है, देखना है, तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। फिर ऑडिट बहुत जरूरी था, क्योंकि जो स्कैम्स हो रहा था ना, वो स्कैम का मेन रीजन था फाइनेंशियल गड़बड़ी, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होता है ना उसमें गड़बड़ी। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में गड़बड़ ना हो इसके लिए ऑडिट अच्छा होना चाहिए। तो ऑडिट के अंदर बोला गया कि ऑडिट कमेटी बनाओ। फिर ऑडिट पार्टनर जो ऑडिट करता है ना उसको बोलते हैं ऑडिट पार्टनर। तो ऑडिट पार्टनर का रोटेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 साल से एक ही ऑडिट आदमी कर रहा है। एक ही आदमी अगर ऑडिट करते रहेगा, एक ही ऑडिट पार्टनर अगर ऑडिट करते रहेगा तो वो तो सत्यानाश कर देगा। इसीलिए जो ऑडिट करता है, मतलब कि ऑडिट पार्टनर, उसको बदलते रहना चाहिए। कभी इसको रख दिए, कभी उसको रख दिए, ऐसे करके हम लोग को चेंज करते रहना पड़ता है। तो ऑडिटर पार्टनर का हम लोग को रोटेशन करना पड़ता है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विसेज, जो ऑडिट कर रहा है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो कुछ कुछ काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि हम ऑडिट करने के लिए गए हैं आपकी कंपनी में और हम ही आपका फिर घर साफ करते हैं, तो हम ऑडिट बढ़िया से करेंगे। तो इसीलिए इस एक्ट के अंदर कहा गया कि देखो अगर तुम ऑडिट करता है तो एकदम इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तुम कुछ भी काम इसको नहीं कर सकता है, कुछ सर्विस इसको नहीं दे सकता है। तो वो कौन कौन सा सर्विस है जो कि ऑडिटर नहीं दे सकता है वो बताया गया। कि बोला कि ऑडिट में बहुत सारा इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस होता है, वो नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि देखो सीईओ और सीएफओ ये लोग ही ना मालिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये लोग अटेस्ट करेगा कि जो भी ये लोग देख रहा है ये सब सच, कि बाद में इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, बाद में अकाउंटेबल हो, समझे। तो सर्वनेस ऑक्सले एक्ट को याद करने के लिए सिंपल आप याद करिए, सर्वनेस मतलब स्कैम्स, ऑक्सले और एक्ट का मतलब कि ओवरसाइट, ओ से ओवरसाइट और एक्ट से ऑडिट कमेटी, समझे। तो स्कैम की वजह से ओवरसाइट बोर्ड बना और ऑडिट कमेटी बना, कब 2002 में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं देसी कमिटीज में। जिस समय 1991 में कैडबरी कमेटी आया था उसी समय हमारे देश में भी गड़बड़ चल रहा था। तो हमारे देश में भी सेबी क्या किया, अपना बोर्ड मेंबर को चुना। सबसे बढ़िया बोर्ड मेंबर थे कुमार मंगलम बिरला, उनको बुलाया और बोला कि आप एक सेटअप करिए कमेटी। तो उन्होंने सेटअप कर दिया कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। फिर उन्होंने दो रिकमेंडेशन दिया, एक मैंडेटरी और एक नॉन मैंडेटरी। मैंडेटरी में उन्होंने बोला कि मैं एक बार सेट करना चाहता हूँ, बार सेट करना चाहता हूँ। किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कि सिंपली समझ लीजिए कि कैपिटल, पूंजी। तो ऐसा लिस्टेड कंपनी जिसका कैपिटल 3 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो। 3 करोड़ क्यों, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, समझे। तो ये 3 करोड़ या उससे ज्यादा जिसका भी कैपिटल है उस कंपनी पे ये मैंडेटरी रिकमेंडेशन लागू हो जाएगा। ठीक है, बार सेट करना चाहते थे, इसीलिए बी से आ गया बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कहते हैं
कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होना चाहिए। फिर डायरेक्टर 10 कमिटी से ज्यादा का मेंबर नहीं होना चाहिए और 5 कमिटी से ज्यादा का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। और मीटिंग करना पड़ेगा। बोर्ड जब बन गया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होना चाहिए, कम से कम 4 बार होना चाहिए साल में। और कोई भी मीटिंग के बीच में 4 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 3 मंथ में ही कर लो, 3.5 मंथ में ही कर लो, लेकिन 4 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 4 मंथ का गैप होगा, ठीक है। फिर ए से आ गया ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा जहां पर 3 को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, जिसमें से कि एक तो फाइनेंशियल रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और आर से रेमनरेशन कमेटी बनाना पड़ेगा, जो रेमनरेशन यानी कि सैलरी डिसाइड करेगा सारा एम्प्लॉय का, सारा बोर्ड मेंबर का, ठीक है। उसके बाद इंडिया में 2 और कमेटी आया, एक नरेश चंद्र कमेटी और नारायण मूर्ति कमेटी। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जान के रखिए कि इस कमेटी को बनाया कौन गया था, ठीक है। नरेश चंद्र कमेटी जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया था, क्योंकि नरेश कौन होता है? राजा। तो राजा कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राजा बनाया नरेश चंद्र कमेटी। और नारायण मूर्ति, नारायण का मूर्ति कौन बना सकता है? सेनापति बना सकता है, इसका मतलब कि सेबी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चार्ट मैंने आपको कवर करा दिया। इसका शायद से और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉज 49 ऑफ सेबी, तो उसको हम लोग कर लेंगे। उसके बाद ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। थोड़ा अगर फास्ट बोल दिया हूं मैं तो उसके लिए सॉरी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आप मेरे वीडियो में लाइक जरूर करें, क्योंकि जब मैं आपको समझाता हूं तभी बीच में भूल जाता हूं कि मुझे बोलना चाहिए कि लाइक भी कर दीजिए। तो अगर आपको मेरे से फायदा मिलता है तो आप प्लीज लाइक करो, प्लीज। आपका लाइक का मुझे सख्त जरूरत है, समझे। लाइक कीजिए आप मेरे वीडियोस को, शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप जरूर रखिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि मैं पीआईबी के वीडियोस लेकर के आऊंगा और जीए के मिसलेनियस पोर्शन को मैं कवर कराना चाहता हूँ। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लो, आप फायदे में रहोगे। लाइक शेयर आप जरूर करो, कमेंट आप जरूर करो। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, मैं बार बार यही कहता हूँ आपको। तो आपका जो कमेंट है वो मैं निहारते रहता हूँ दिन रात, सुबह शाम। तो आप कमेंट करना ना भूलें अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो। और लाइक तो आप जरूर कर दो, ठीक है। ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, कुमार आर्यन टेलीग्राम। अगर आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, और वहां पर आप ये नोट्स अवेल कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होता है या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो उस केस में आप इस इंस्टाग्राम आईडी में जाकर के मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो वहां पर आप डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज आप कमेंट करो, आप डायरेक्टली कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई भी आपको तुरंत दे देता हूँ, ठीक है। आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाता है। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट तो आप जरूर ही करिए, ठीक है। तो जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलते, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।